दक्षिण कश्मीर के कुलगाम जिले के चांदगाम इलाके में सरकारी बलों और आतंकवादियों के बीच हुई मुठभेड़ में 3 आतंकवादी मारे गए। अधिकारियों ने बुधवार को ये जानकारी दी। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि 3 अज्ञात आतंकवादी मारे गए हैं, जिनकी पहचान की जा रही है, जबकि इलाके में तलाशी अभियान जारी है। इससे पहले एक अधिकारी ने बताया कि पुलिस और सेना सीआरपीएफ की एक संयुक्त टीम ने इलाके में आतंकवादियों की मौजूदगी में एक विशेष सूचना पर घेरा और तलाशी अभियान शुरू किया। उन्होंने कहा कि जैसे ही बलों की संयुक्त टीम संदिग्ध स्थान की ओर बढ़ी, छिपे हुए आतंकवादियों ने उन पर गोलाबारी की और इसकी जवाबी कार्रवाई में मुठभेड़ शुरू हो गई है। बुली बॉय ऐप के जरिए इंटरनेट पर संगठित तरीके से मुस्लिम महिलाओं को निशाना बनाया जा रहा है। दिल्ली से लेकर मुंबई तक महिलाओं ने इस मामले की शिकायत दर्ज कराई है। आपको बता दें कि गिटहब पर बुली बॉय नाम का एक ऐप क्रिएट कर उस पर सैकड़ों मुस्लिम महिलाओं की फोटोज डालकर उनकी बोली लगाई जाती है। गिटहब पर बुली बॉय नाम का ऐप क्रिएट कर उस पर सैकड़ों मुस्लिम महिलाओं की फोटोज डालकर उनकी बोली लगाई जा रही है, जिसके विरोध में आज AIMIM की महिला विंग की नगर अध्यक्ष रिया सिद्दीकी ने कानपुर पुलिस कमिश्नर से मिलकर इस मामले की शिकायत की और पुलिस कमिश्नर के प्रतिनिधि के रूप में DCP वेस्ट BBGTS मूर्ति को ज्ञापन सौंपा। मगर सवाल यह है कि आखिर इंटरनेट पर इस तरह की मुस्लिम महिलाओं की बोली लगवा कौन रहा है। गौरतलब है कि इस मामले में बेंगलुरु में रह रहे बिहार के विकास झा और उनकी एक महिला मित्र की गिरफ्तारी भी मुंबई पुलिस कर चुकी है और उससे पूछताछ की जा रही है। मैडम परिचय दे दें अपना। रिया सिद्दीकी, कानपुर महिला अध्यक्ष AIMIM। आज कहाँ आई हैं, क्या विषय है? आज मैंने कमिश्नर ऑफिस में आकर के जो बुल्ली डील्स, जो गिटहब एक ऐप चला है, जो पहले सुल्ली डील्स के नाम से आया था, वो बुल्ली बाई करके आया है और 1 जनवरी से स्टार्ट हुआ, जिसमें 100 से ज़्यादा लड़कियां टारगेट करी गई हैं और जिनको ट्विटर पर है और अब सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर ऑनलाइन सेल करा जा रहा है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि जो हमारी महिलाएँ हैं, यूपी की राज्यपाल भी महिला है और महिला आयोग भी गहरी नींद में सो रहा है, जो कि मुस्लिम एक ख़ास कम्युनिटी की महिलाओं को टारगेट करा जा रहा है, जिस पर किसी की आवाज़ नहीं निकल रही है। स्मृति ईरानी भी सो रही हैं और उनके साथ साथ सीता नेमर जी भी सो रही हैं। जितनी भी ऊंचे पद पर बैठी हुई हैं महिलाएं, वो सब की सब सो रही हैं। किसी के मुंह से एक आवाज़ निकल रही है। गोदी मीडिया, जो कि देश के हर एक, जो उसको एक रंग चाहिए होता है ना, उस रंग पर वो चिल्ला चिल्ला करके बोलती है। और साथ ही साथ दिल्ली पुलिस, जिसने इस ऐप को निलंबित तो कर दिया है, लेकिन उन अपराधियों को अभी तक अरेस्ट नहीं करा गया है। हमारे प्राइम मिनिस्टर जी की भतीजी का पर्स चोरी होता है तो उसके अपराधी अरेस्ट हो जाते हैं, लेकिन लड़कियां बेची जा रही हैं, सेल करी जा रही हैं, उस पर नहीं कोई एक्शन ले पा रहा है। अभी आपने DCP साहब को ज्ञापन दिया, क्या कहा उन्होंने, क्या आश्वासन दिया? जी, DCP साहब ने आश्वासन दिया है कि उनको अरेस्ट करा जाएगा। FIR तो दर्ज हो गई है उन लोगों के खिलाफ, लेकिन अभी तक उन लोगों को, आरोपियों को अरेस्ट नहीं करा गया है। तो मेरी PM सर से भी ये कहना है कि देश की संपत्ति बेचते बेचते जो देश की बेटियां बेचने का काम कर रहे हैं, ये बंद कर दें, क्योंकि विश्व देख रहा है और उसमें भी हंसी मजाक इस तरीके की उड़ रही है कि ऐसी कौन सी बेरोजगारी आ गई है जिसमें अब लड़कियां बेचने की नौबत आ गई हैं। तो तत्काल रूप से अपराधियों को अरेस्ट करा जाए। बिजनौर में धर्म परिवर्तन का मामला सामने आया है। एक हिंदू महिला ने मुस्लिम समुदाय के युवक पर जबरन निकाह करने और धर्म परिवर्तन कराने का आरोप लगाया है। पुलिस जांच पड़ताल में जुटी है। दरअसल आपको बता दें कि जनपद बिजनौर के थाना स्योहरा क्षेत्र के गांव लांबाखेड़ा निवासी युवक मोहम्मद इकराम उर्फ नन्हे महिला सीता को टनकपुर से पहला फुसलाकर भगाकर ले गया था। उसके साथ निकाह कर उसका धर्म परिवर्तन कराया। महिला को घर पर छोड़कर अब ये फरार हो गया है। हालांकि गांव लांबाखेड़ा के मुस्लिम समुदाय के लोग महिला के साथ हैं और महिला को इंसाफ दिलाने की बात कह रहे हैं। पीड़ित महिला ने पुलिस में तहरीर देकर इंसाफ की गुहार लगाई है। क्षेत्राधिकारी धामपुर ने बताया कि इस संबंध में थाना प्रभारी स्योहारा को आदेश दिए गए हैं। जांच पड़ताल के बाद उचित कार्यवाही की जाएगी। नाम सीता है। क्या समस्या है आपकी? समस्या यह है कि वो मुझे छोड़ के चले गया। उसने मेरी पूछताछ अभी तक नहीं रखी है। जब मैं घर पे आई हूँ। आपका जो कौन सी बिरादरी से हो और कहाँ की रहने वाली? मैं टनकपुर की रहने वाली हूँ और सैनी में। सैनी बिरादरी जी। आपका निकाह कहाँ हुआ है? मेरा निकाह यहाँ हुआ है। कहाँ पर? लांबाखेड़ा। अच्छा, किस तरीके से आपका निकाह हुआ? आप क्या दिक्कत परेशानी है आपकी? ये ज़बरदस्ती हुआ है मेरे साथ। तो आप क्या चाहती हैं? मैं तो चाहती हूँ रहने के लिए। ये मुझे रखना नहीं चाहते। ये मुझे परेशान कर रहे हैं। इन्होंने अपना लड़का छुपा के रख रखा है। ये बोल रहे हैं कि मेरा लड़का ला के दे, कहीं से भी ला के दे, तू मेरा लड़का ला के दे। हम नहीं जानते कुछ भी। और इन्होंने लड़कों से
कल बात करवाई मेरी 2 महीने से, और इन्होंने मुझे चाय में जहर भी दे दिया था, तो गांव वाले मुझे लेके गए थे। पुलिस में शिकायत भी की आपने? जी, पुलिस में भी शिकायत करी थी, मेरी कोई सुनवाई नहीं हुई। शिकायत कब की थी आपने? अभी मैं कल भी गई थी और 3 बार मैं वहाँ चली गई बिजनौर जी। कप्तान साहब के, मेरी कोई सुनवाई नहीं हुई। जिनके साथ आपका निकाह हुआ वे कहाँ पर है? वो तो पता नहीं कहाँ चले गए, मुझे खुद नहीं पता। अच्छा, आप जो रह रही हैं उन्हीं के घर पर रह रही हैं? हाँ, मैं उन्हीं के घर पे हूँ। आपका? मेरा नाम मोहम्मद आजम है। मैं राष्ट्रीय विकलांग एसोसिएशन से राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हूँ। हम दिव्यांगों के प्रति एक संगठन चलाते हैं, महिलाओं के प्रति भी एक संगठन चलाते हैं। महिलाओं के लिए, गरीब, विधवा महिला और वृद्धावस्था सभी के लिए हम जो है काम करते हैं। हम आप एक संगठन चलाते हैं, एक मामला आया है एक हिंदू महिला का धर्म परिवर्तन करने का, क्या कहना चाहते हैं आप इसमें? जी, इस महिला के साथ जो है इन लोगों ने जो हैं हमारे लांबा खेड़े का इकराम है, ये बहला फुसला करके अब से 5 महीने पहले जो है यहाँ सिवहारा में रख रहा था। इसके जो हैं भाई भी जो हैं इसके साथ बलात्कार करते थे, दुनिया भर का उल्टा सीधा काम करते थे। इसके साथ अन्याय हो रहा है महिला के साथ, इसका धर्म परिवर्तन ज़बरदस्ती कराया गया है। इसके साथ अन्याय, इसको खाने पीने को जो है इसको नहीं दे रहे हैं, इसको जहर तक दे दिया। इसके उपलक्ष्य में हमने जो है कप्तान साहब को 3 बार अवगत करा दिया है, और कप्तान साहब को अवगत कराने के बाद भी फिर भी कोई ही कार्रवाई नहीं हो पा रही है। क्या चाहते हैं आप इसमें, क्या होना चाहिए? हम ये चाहते हैं, और हमारे गांव के भी काफ़ी लोग जो हैं ये चाहते हैं, इसमें इनके खिलाफ जो है, इन लोगों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, मुकदमा दर्ज हो, ये जेल जाना चाहिए। डॉक्टर पूर्व विधायक इंद्रदेव सिंह ने अपने जन्मदिन के मौके पर जनता को विधायक की उपलब्धियां गिनाई। देखिए बिजनौर से ब्यूरो चीफ धर्मपाल सिंह प्रजापति की ये खास रिपोर्ट। दूसरा मुद्दा क्या है? विकास का। विकास हमें जुनून के साथ विकास कराना चाहिए। और तीसरा मुद्दा है कि हमें जाति या मजहब को भुला करके इनके भेदभाव के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। सभी जाति के, किसी भी जाति के लोग हों, हमारे समर्थक हों, एक बार को समर्थक ना हो, मतदाता ना हो, लेकिन सबको सम्मान प्रदान करना और सबके काम के लिए पूरा प्रयास करना, ये जनप्रतिनिधि का कर्तव्य होना चाहिए। गरीब से गरीब आदमी को जिस दिन वो ये कहेगा कि भाई हाँ मैं विधायक के पास गया था और मुझे सम्मान मिला, मेरी बात सुनी गई, मेरा काम हुआ, तो मैं समझता हूँ तब जा करके किसी का विधायक बनना सार्थक होता है। ठीक, ये प्रोग्राम मैंने रखा नहीं है, ये प्रोग्राम हमारे आसपास के इन लोगों ने रखा है, घर की महिलाओं ने हैं। मैं तो जो है ये तो नहीं कहता कि बिन बुलाए मेहमान हैं, लेकिन कार्यक्रम रखना का वो श्रेय इन्हीं को है। तो जो भी हमारी मातृशक्ति यहाँ आई हैं, उन सबको मैं इस अवसर पर बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, और उनको ये भी प्रण करता हूँ, प्रतिज्ञा करता हूँ कि आपके सहयोग से अगर मुझे इस क्षेत्र की सेवा करने का अवसर मिलेगा तो आपको कभी शिकायत नहीं आएगी कि भाई हाँ हमें सम्मान नहीं मिला, या हमारी बात सुनी नहीं गई, या हमारी समस्या का हल नहीं किया। विधायक जी, आपका कहना कर्तव्य ये है कि जो आपके पास चुनाव जीतने के बाद जो क्षेत्र की जनता आती है उसको पूरा सम्मान दिया जाएगा। हाँ, मेरी राय में 3 मुद्दे अहम हैं जी, एक विधायक के लिए और जनता के लिए। पहला क्या है? सम्मान। जो जनता विधायक को, सांसद को या जनप्रतिनिधि को चुनती है, उस जनता को सम्मान। पुत्रों का भी, अपने पिताजी का भी और अपने आप भी जीवन भर संघर्ष करते रहे अत्याचार अन्याय के खिलाफ, उसका स्मरण करते हैं। तो अशोक ये जो देख सकते चास मुफस्सिल थाना क्षेत्र के बजूलिया गांव के बाहर अपनी राशन दुकान में एक मजदूर के साथ सो रहे दुकान मालिक और मजदूर की धारदार हथियार से सर कुचलकर हत्या कर दी गई। घटना के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है। घटना की सूचना होने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने, मुफस्सिल थाना की पुलिस और चास सदर एसडीपीओ ने मामले की जांच शुरू कर दी है। प्रथम दृष्टया चोरी करने आए चोरों के द्वारा इस घटना को अंजाम दिए जाने की बात सामने आ रही है। घटना की सूचना होने के बाद मौके पर पहुंची मुफस्सिल थाना पुलिस और चास सदर एसडीपीओ ने मामले की जांच शुरू कर दी है। प्रथम दृष्टया चोरी करने आए चोरों के द्वारा इस घटना को अंजाम देने की बात जो है वो निकलकर सामने आ रही है। आपको बता दें कि पुलिस के द्वारा अभी पूरे मामले की जांच की जा रही है। इस दौरान
चास सदर एसडीपीओ पुरुषोत्तम सिंह ने जानकारी दी। उन्होंने बताया कि चोरी की घटनाओं को अंजाम देने के दौरान हत्याकांड को अंजाम दिया गया है। दुकान की गली में रखे पैसे गायब हैं। पुलिस सभी बिंदुओं पर तलाश कर रही है और फॉरेंसिक टेक्निकल स्वान दस्ता को बुलाकर मामले की जांच शुरू कर दी गई है। जानकारी के मुताबिक बिजोलिया गांव के रहने वाले 60 वर्षीय अरुण मेहता गांव के बाहर राशन दुकान चलाने का काम करते थे और दुकान के बगल में उनका खलियान भी है। रात में प्रतिदिन की तरह ग्रामीण क्षेत्र में मजदूरी का काम करने वाले बेलूट निवासी फटीक धीवर भी सो रहा था। इस दौरान देर रात चोरी की घटना को अंजाम देते हुए अज्ञात चोरों ने बारी बारी से तेज धारदार हथियार के साथ सर पर वार कर दोनों की हत्या कर दी और उसके बाद दुकान का ताला तोड़कर अंदर रखे लगभग 4000 लेकर फरार हो गए। घटना की जानकारी ग्रामीणों को तब मिली जब आज सुबह 7 बजे मृतक अरुण की पत्नी प्रतिदिन की भांति दुकान पर पहुंची तो देखा कि दोनों का शव बिछावन पर खून से लथपथ पड़ा हुआ है। इसकी जानकारी अपने इकलौते पुत्र मिलन मेहता को दी, जिसके बाद घर वालों को सूचना हुई। पुलिस को जानकारी दी गई। पुलिस के बाद चास एसडीपीओ मौके पर पहुंचे, मामले की जांच शुरू कर दी है। ग्रामीण इस घटना के बाद दहशत में हैं। पुत्र का कहना है कि हम लोगों की दुश्मनी किसी से नहीं है, बावजूद इस घटना को अंजाम दिया गया है। वहीं चास एसडीपीओ ने जल्द मामले के उद्भेदन की बात कही है। घटनास्थल पर पहुंचे चंदन कियारी के भाजपा विधायक अमर कुमार बावरी ने घटना को दुखद बताया है और इसे राज्य सरकार के कानून की विफलता बताई है। उन्होंने कहा कि जब तक अपराधी नहीं पकड़े जाते तब तक जांच का कोई मतलब नहीं है। अपराधी पकड़े जाने के बाद ग्रामीणों में पल रहे दहशत कम हो पाएगा। उन्होंने कहा कि वर्ष 2019 में सड़क की घटना घटी थी, लेकिन आज तक इस मामले का खुलासा नहीं किया गया है। मेरे पिताजी के साथ मर्डर हुआ। समझे भैया, जब हम घर से आए 7 बजे, हम नहीं आए, पहले मेरे माँ आई तो माँ आके देख के बेहोश हो गई। तो आके देखे हम बाहर से तो देख रहे दोनों तरफ से 2 आदमी था। दोनों आदमी का दोनों तरफ से ब्लड निकल रहा था। पर क्या लग रहा है आपको, क्यों हुआ है ऐसा कुछ? भैया आपसी दुश्मनी हमको नहीं हुआ है किसी से, वैसा बात नहीं है। रहा बात तो अगर है किसी का तो ऊपर वाला जानते हो, समझे, लेकिन हमसे कोई दुश्मनी किसी का नहीं था। हाँ भैया, मेरा दुकान में चोरी हुआ है। जो बटका है जितना भी बटकरा में पैसा उसा सब टोटल निकाल लिया है। खुला हुआ है बटकरा। क्या लग रहा है चोरी करने से आया? अच्छा, चोरी करने की नीयत से आया। जब पहचान लिया भैया गाँव वाला है, कोई दूसरा दूर का आदमी नहीं है, समझे, गाँव वाला आदमी है जो मेरे माँ पापा को और एक केट है दोनों को मारा है, समझ रहे भैया। और इससे पहले भी एक बार और घटना घटा है, ऐसे ही सेम घटना, समझ पा रहे हैं भैया। ये चोरी के नियत से आए थे, जो पहचान लिए, समझ पा रहे हैं भैया। मेरे पापा को रात को थोड़ा दिखाई कम देता था, ये धीवर जो है उसको दिखाई देता था, वो उसको पहचान लिया होगा, इसी कारण में उन लोग उसको मार दिया होगा। क्या चीज से मारा है भैया वो तो अभी तक पर देखा नहीं जा रहा है, लेकिन माथा से तो पूरा खिद कर दिया है। कोई धारदार हथियार से? हाँ, धारदार हथियार से उसको मारा गया। क्या मतलब आप चाहते हैं? हमको न्याय चाहिए, और क्या चाहिए भैया। बहुत ही जघन्य और निरसंस हत्या की गई है और ये दिखलाता है कि राज्य के अंदर कानून व्यवस्था का कितना गिरता हुआ स्तर है। कल जिस तरह से एक विधायक के ऊपर नक्सलियों का हमला हुआ और आज चंदन कियारी जैसे शांत इलाके में, जहां हम लोग यहाँ कोई क्राइम नहीं, ऑर्गेनाइज कोई क्राइम है ही नहीं, लगभग 2 साल पहले 2019 के अंदर ऐसे ही एक हत्या यहाँ पर हुई। इसी सेम इसका भी नेचर इसी तरह का था और ये हत्या लगातार दूसरी बार, उसका कोई अनुसंधान में कोई उसका रिजल्ट नहीं आया, उसका कोई हम लोगों को जानकारी नहीं मिला कि भाई किसने क्या किया। आज एक अच्छी बात यह है कि पुलिस थोड़ी संजीदगी दिखा रही है। लग रहा है कि फोरेंसिक टीम बुला करके और सारी चीज़ों को लेकर अनुसंधान को सही दृष्टिकोण में ले जाने का ऐसा लग रहा है, लेकिन ये अनुसंधान तब तक पूरा नहीं माना जा सकता जब तक कि आपराधिक के गिरेबाज तक के कानून का हाथ ना पहुँचे। और ये चंदन कियारी में जिस तरह से डिटोरेट हुआ और जिस तरह से इस पूरे क्षेत्र में ये जो कानून की विधि व्यवस्था है वो संधारण करने में यहाँ की पुलिस जिस तरह से अक्षम साबित हो रही है। चोरी की घटनाएं भी बढ़ी है, मोटरसाइकिल लगातार लूटे जा रहे हैं, चोरी हो रही है। पूरे चंदन कियारी क्षेत्र में आप देखें तो मोटरसाइकिल की चोरी की घटनाएं कितनी तेज़ी से बढ़ी है। साथ ही साथ इस तरह की हत्याएं ये कहीं ना कहीं गांव में दहशत पैदा करता है, जहां किसी का कोई मतलब ही नहीं, साधारण नागरिक है, किसी तरह नौकरी करके खाता है, केवट है जो मछली बेच करके खाता है, रात में सोया, और उसकी हत्या किस कारण से, किन परिस्थितियों में और क्यों की गई और किसके द्वारा की गई है, ये सारे प्रश्नों का जवाब पुलिस को खोजना होगा। तब जाकर के इस क्षेत्र में लोगों का जो है
और जो लोगों की एक डर और भय का जो माहौल बना है इससे वो निकल पाए। चास मुफस्सिल थाना क्षेत्र के बिजुलिया गांव में कल मध्य रात्रि में 2 लोगों की यहां पर हत्या कर दी गई है। हत्या के कारणों का हम लोग जांच कर रहे हैं। प्रथम दृष्टया देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा है कि चोरी करने आए युवकों के द्वारा ऐसा घटना किया गया है, क्योंकि वहां जो गले का पैसा था वो भी वहां पर गायब है। तो इसमें हम लोग फिंगरप्रिंट का जो फॉरेंसिक टीम है उसको भी बुलाए हैं, उससे भी अपना सारा कुछ किया जा रहा है। स्वान दस्ता भी आया है। सभी तकनीकी अनुसंधान करके हम लोग प्रयास कर रहे हैं कांड के उद्भेदन का। क्या लगता है सर घटना माने छोटे चोर बड़ी घटना को अंजाम देंगे, क्या लगता है प्रथम दृष्टया? देखकर तो यही प्रतीत हो रहा है कि चोरी करने आए युवकों के द्वारा ऐसा किया गया है। अब हम लोग बाकी बिंदुओं पे भी जांच कर रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि वर्ष 2019 में भी इसी तरह की घटना घटी थी, लेकिन उसका भी उद्भेदन नहीं हो पाया। हाँ, पूर्व में ऐसी घटना की बात अभी ग्रामीणों के द्वारा बताई गई, हम लोग उस पर भी देख ले रहे हैं। क्या स्वान दस्ता कुछ खास नहीं मिल पा रहा है? अभी जांच चल रहा है सर, सारे बिंदुओं पे जांच चल रहा है। 3 तलाक पर कानून आने के बाद भी इसके मामले कम होने का नाम नहीं ले रहे हैं। आपको बता दें कि ताजा मामला कोडरमा का है, जहां पर कोडरमा की रहने वाली आलमा खातून जुबानी 3 तलाक के बाद न्याय के लिए मुख्यमंत्री से लेकर जिला प्रशासन तक का दरवाजा खटखटा रही हैं। आलमा की शादी वर्ष 2018 में धनबाद के वासीपुर में मोहम्मद शाबिर के साथ हुई थी। पढ़ी लिखी आलमा को उसके पति शाबिर ने ऊंचे ख्वाब दिखाकर मुंबई ले गया। यहाँ पर आलमा के सपने उस समय चकनाचूर हो गए जब उसके पति ने उससे कुली का काम करवाना शुरू कर दिया। जब आलमा ने इसका विरोध किया तो उसके पति बल्कि उसकी ननद और परिवार के अन्य सदस्य उसके साथ मारपीट करने लगे। आधी रात को उसे घर से निकाल दिया। आलमा ने जब अपने पति से आरजू मिन्नतें की तो बजाय मानने के पति ने जुबानी 3 तलाक देकर उसे चलता कर दिया। आलमा गरीब परिवार से आती है। उसकी मां चूड़ी बेचकर अपनी बेटी को पढ़ा लिखा कर धूमधाम से उसकी शादी करवाई। अब आलमा न्याय के लिए मुख्यमंत्री को आवेदन दे चुकी है। साथ ही उसने कोडरमा पुलिस का भी दरवाजा खटखटाया है। इधर कोडरमा के डीएसपी संजीव कुमार सिंह ने कार्रवाई का भरोसा दिलाया है। शादी करके वो हमको लेके गया, मारपीट करने लगा और बोला तुम अपना घर से 3 लाख रुपया लाओ दहेज के तौर पे। तो हम बोले मेरे माँ बाप के पास जो था वो आप पहले ले चुके, वो अब कहाँ से देगी? बोलता जहाँ से देगी, नहीं देगी तो हम तुमको यहीं मार के फेंक देंगे, तुम्हारा माँ बाप कुछ नहीं कर पाएगा। तो हम बोले कि नहीं है मेरा माँ बाप के पास, अब मारिए या जो करिए हम यहीं रहेंगे। बोलता आधी रात को मेरी ननद घर से बाहर निकाल देती है, बोलती कि तुम्हारा घर नहीं, तुम्हारा मर्दाना जहाँ रखेगा रखे, ये मेरा घर है। हम उसको बोलते कि आपकी बहन इस तरह हमको बोलती, बोलता हम अपनी बहन को घर दे दिए, वो जो बोलेगी वो तुमको करना पड़ेगा, जैसा बोलेगी वैसा सुनना पड़ेगा। हम बोले कि ऐसा कैसे होगा, वो उसकी बहन मारती थी हमको। उसके बाद क्या आपको वो 3 तलाक दे के चला गया। कैसे 3 तलाक आपको कैसे दिया? वो बोला हाँ, वो मेरे घर 20 दिसंबर को आया था अबर, तो बोला कि चलो आलमा घर कोडरमा। तो हम आए उसके साथ और हम अपना कान में जो मेरी अम्मी दी थी सोना का वो पहन लिए थे, वो छीन लिया हमको और बोला कि तुम हम मेरे साथ मुंबई चलो। हम बोले एक बार हमको मुंबई पहले लेके और कुली के काम में लगा दिए, हम नहीं जाएंगे वहाँ पे, इधर ही हमको कहीं पे भी रखिए, किराए से रखिए, कहीं पे भी रखिए। बोलता वहाँ नहीं जाएगी तो जाओ, 3 तलाक बोल के वो चला गया। कब शादी हुआ था? 29 दिसंबर को 2018 में। और ये तलाक कब दिया गया? अब 29 दिसंबर, अब ये 20 दिसंबर अबर में दिया है 2021 में। 3 तलाक एक बार में बोला गया? हाँ, बोल के 3 बार वो बोल के चला गया। तो अब क्या उसके परिवार वालों का क्या कहना है या आपके पति का? वो तो मेरे जब से वो बोल के गया, हम फ़ोन कर रहे, वो फ़ोन ही नहीं मेरा उठा रहा है। यहाँ पर आए हैं क्या कुछ मांग लेकर के आए हैं? हम यहाँ यही बोलते हैं कि मेरा इंसाफ दिला दीजिए, हम कैसे यहाँ ऐसे ज़िंदगी भर रहेंगे। हम अपना माँ के एक ही बेटी नहीं, मेरा घर में और 2 बहनें, कैसे रहेगी उन लोग? हम अपना घर में नहीं रहना चाहते, हमको यहाँ से कोर्ट से इंसाफ चाहिए ताकि वो ऐसा फिर किसी के साथ नहीं कर सके। आपका बच्चा हुआ? नहीं हुआ। वो बोलता तुमको हम नहीं रखेंगे, तो बच्चा कहाँ से रखेंगे? हम तुमको रखना ही नहीं चाहते हैं, जब तक पैसा नहीं देती है हम तुमको नहीं रखेंगे। अब आप मतलब कोर्ट का शरण लेना चाहते हैं? हाँ, बोलते कोर्ट से हमको इंसाफ दिला दीजिए ताकि वो फिर मेरा ज़िंदगी बर्बाद होने से बच जाए। सर हम अपनी बेटी को 2018 में शादी किए, समाज को बीच में, गवाह को बीच में शादी किए। बारात लेकर के आया था 29 दिसंबर 2018 को, शादी उदी करके गया। जब 8 दिन हुआ तो ये फ़ोन से कहने लगी अम्मी हमारे साथ जो भी होता है गलत होता है,
हम बोले बेटा जो भी 19-20 होता है ससुराल है, रहना पड़ेगा। तो बोलती है कि अम्मी हमारा मारपीट होता है, खाने पीने भी तकलीफ़ होता है, और हमारा नन्ना तो आधी रात को घर से निकाल देती है कि दूसरे आदमी को भी देखा है, और बोलती है कि तुमको नहीं रहने देंगे हम, और तुम मेरा घर दे दिया है, मेरा भाई मेरा घर दे दिया है। अब आप क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं सर कि हम अपनी बेटी को ज़िंदगी के लिए हम आए हैं सर। हम आप लोग के पास हाथ फैला रहे हैं कि मेरी बेटी को ज़िंदगी कैसे गुजर जाए। वो रखने नहीं चाहता है, इसको 3 तलाक करके दे दिए, चल गया है, तो इसका हल कैसे होगा सर? और अपनी बेटी लड़की जाते तो हम घर में कैसे रखेंगे इसको? फिर इंसाफ जो होगा सो इंसाफ चाहिए सर। हम चाहते हैं कि मेरी बेटी का ज़िंदगी होना चाहिए अच्छा। अगर उसके पास ज़िंदगी नहीं रहे होगा तो हम बेटी को मरने नहीं देंगे। वो बम्बई लेके चल गया सर 50,000 रुपया हमसे लेके, और वहाँ पे जा करके घर पोछा में काम लगा दिया था। एक काम करने लायक है सर, ऐसा लड़की का हम पढ़ा लिखा के जो भी पढ़ाए लिखाए, और वहाँ जाके बम्बई में उसका सब है। कितनी पढ़ी लिखी? इसका हम पढ़ाए थे, इंटर से तक पढ़ाए थे। और चूड़ी बेचते हैं सर, चूड़ी बेच के इनका अबू बीमार रहते हैं, अभी भी बीमार है, तो बीमार रहते हैं, हम चूड़ी बेचते हैं। और इस हालत में शादी किए हम, और बम्बई ले के घर पोछा में काम लगा दिया था। वहाँ से आ करके फिर यहाँ लेके आया और 3 तलाक दे करके चला गया। और यहाँ हमरा भी बोला था कि हमको पैसा दो, तो हम बोले हम बेटा हम पैसा नहीं दे पाएंगे, कहा कि हम बहुत मजबूर हैं, और शादी किए तो हम बहुत मजबूरी हालत में किए हैं, हम नहीं दे पाएंगे। कहाँ पर शादी की? धनबाद, वासेपुर, रहमतगंज। लड़का क्या करता है? लड़का वेल्डिंग का काम करता है बम्बई में। संज्ञान में नहीं आया है। आप ही लोग के द्वारा पता चल रहा है कि इस तरह का मामला आया है, लेकिन थाने पर आएगी तो उसमें मुकदमा दर्ज किया जाएगा। इसमें सेक्शन स्पेशल बना हुआ है, इसमें है बना हुआ कि 4 मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन एक्ट के तहत मुकदमा दायर किया जाता है, और उसके तहत कार्रवाई की जाएगी। बिल्कुल न्याय मिलेगा। अभी हम लोग को संज्ञान में नहीं आया है, आप ही लोग के माध्यम से पता चला है कि इस तरह का मामला आया है, लेकिन अभी थाने के थाना प्रभारी से बात हुई है, उनके संज्ञान में भी नहीं है। जैसे ही मामला आएगा संज्ञान में, उस पर कार्रवाई की जाएगी। मुफस्सिल थाना पुलिस ने सोमवार शाम हरना कुंडी में राजेश राय के घर से करीब 5 लाख कीमत की प्रतिबंधित कफ सिरप और एक बोरा अफ्राजोल टैबलेट बरामद की है। इस मामले में पुलिस ने हरना कुंडी तेतापाड़ा निवासी राजेश राय को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। राजेश राय निजी विद्यालय में शिक्षक हैं। मुफस्सिल थाना परिसर में सदर एसडीपीओ नूर मुस्तफा अंसारी ने प्रेस वार्ता में बताया कि पुलिस अधीक्षक अंबर लकड़ा को गुप्त सूचना मिली थी कि दुमका मुफस्सिल थाना अंतर्गत हरना कुंडी तेतरपाड़ा में राजेश राय के घर में भारी मात्रा में कोरेक्स और अन्य प्रतिबंधित दवाएं छिपा कर रखी गई हैं। जिसके बाद टीम का गठन करने पर छापेमारी की गई तो प्लास्टिक में छिपाकर बोरा और कार्टून में बंद भारी मात्रा में कोरेक्स, ऑनरेक्स और डनारेक्स कोडेक्स आदि बरामद की गई। इस संबंध में राजेश राय से पूछताछ की तो उन्होंने संतोषजनक जवाब नहीं दिया। इसी बीच पता चला कि इन दवाओं को पड़ोस में रहने वाले सूरज गुप्ता की पत्नी जूली कुमारी ने अगस्त माह में घर पर रखवाई थी। पुलिस ने सूरज गुप्ता को अगस्त माह के दवा के अवैध कारोबार में शामिल होने के आरोप में जेल भेजा था और 5 दिन पहले सूरज जमानत पर जेल से बाहर आया था। इसके बाद सूरज ने एक बोरा कफ सिरप राजेश के घर से वापस लाया था। हरनाकुंडी निवासी सूरज कुमार का मेडिकल की दुकान है। इससे पहले भी वो प्रतिबंधित जो दवाइयां हैं उन्हें भेजता है और साथ ही इसमें उसकी पत्नी जूली कुमारी उसका साथ देती है। पुलिस को दोनों की तलाश अभी कर रही है। वहीं आपको बता दें कि राजेश राय की पत्नी पल्लवी शर्मा ने बताया कि अगस्त माह में सूरज की पत्नी जूली कुमारी ने दवा रखने को दी और कहा कि वो हर माह 600 रुपये हमें देगी, जबकि पुलिस का कहना है कि इस काम में पूरा परिवार लगा हुआ है। सूरज दवा राजेश के मकान पर रखता और मौका मिलने पर उसे बाहर भेजता था। वहीं प्रेस वार्ता में ड्रग इंस्पेक्टर विकास कुमार ने कहा कि राजेश के घर से काफी मात्रा में प्रतिबंधित दवाएं मिली हैं, जिसकी बरामदगी की जाएगी और ऊंचे स्तर पर कार्यवाही की जाएगी। अधीक्षक महोदय को गुप्त सूचना मिली थी कि मुफस्सिल थाना क्षेत्र के हरनाकुंडी में राजेश राय नामक व्यक्ति के घर में बहुत सारी प्रतिबंधित दवाएं रखी गई है। उसी के आलोक में थाना प्रभारी और हम लोग मिलकर टीम के साथ जाकर के उसको बरामद किए हैं और उसमें से राजेश राय को हम लोग गिरफ्तार किए हैं। उनका कहना है कि सूरज गुप्ता और उनकी पत्नी है जूली कुमारी,
उनके द्वारा हमारा घर में रखा गया था और उनके एवज में हमको कुछ पैसे हर महीने दिए जाते थे। और सूरज गुप्ता जो है कि कुछ दिन पहले ही जेल से छूटा है। इसी केस में हम लोग टाउन थाना में इसको जेल में न्यायिक हिरासत में भेजे थे। और फिर कुछ दिन जो सामान रखा हुआ था प्रतिबंधित दवा, उसको कुछ दिन पहले छूटने के बाद फिर उनका कहना है कि ले करके गया था यहाँ से। तो हम लोग कांड दर्ज किए हैं, फिर हम लोग छापेमारी कर रहे हैं लगातार कि गिरफ्तारी जल्द से जल्द हो। और जहाँ तक सबका जो कारोबार है इसके लिए हम लोग ड्रग इंस्पेक्टर साहब भी हैं, इनको भी हम लोग बोले हुए हैं और संयुक्त रूप से हम लोग इसमें छापेमारी और गहन जांच करेंगे ताकि सबसे मुक्ति मिले। सूरज गुप्ता क्या व्यवसाय है? सूरज गुप्ता का हम लोग 2020 में भी मार्च में भी इसी केस में जेल भेजे थे प्रतिबंधित दवा में 8821 केस नंबर है। और उन्हीं का ये अवैध कारोबार चलता है। क्या उसका दुकान को रद्द किया गया लाइसेंस? उसका दवा का दुकान भी है। अब तो उसके लिए ड्रग इंस्पेक्टर साहब बताएंगे। हम लोग तो कार्रवाई किए हुए हैं, इनको भी पहले भी सूचित किए थे। अब लगातार इस तरह का आ रहा है मामला तो हम लोग आगे बढ़ेंगे, कार्रवाई करेंगे। सर क्या पता चला? ये तो हमको लग रहा है कि चूँकि प्रतिबंधित दवा है तो इनको बहुत सारे नशा के रूप में यूज़ किया जा रहा है और ख़ास करके नवयुवक है उनके माध्यम से यूज होता होगा और जहाँ तक संभावना है। सर क्या लगता है कि दुमका एक बड़ा मामला? नहीं, हम लोग पहले हम तो बताएं कि पहले भी हम लोग छापेमारी कर रहे हैं, लगातार जेल भी भेज रहे हैं और जब जब जानकारी मिलती है तो हम लोग कार्रवाई करते ही हैं और निगरानी रखे हुए हैं। आगे भी कार्रवाई होगी और निश्चित रूप से जो भी संलिप्त लोग होंगे उनको बख्शा नहीं जाएगा। कहाँ तक नेटवर्क अनुसंधान में धीरे धीरे और भी कुछ क्लियर हो। हम लोग नज़र रखे हुए हैं और इंस्पेक्टर साहब भी हैं हमारे ड्रग इंस्पेक्टर साहब, इनका भी मदद लेंगे और हर संभव हम लोग प्रयास करेंगे कि ये नहीं हो इस तरह का दुमका में।